ये गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद पक्का आपने मुझे पहचान लिया होगा। मेरा नाम है अमित कुमार और बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। और हम सब फिजिक्स वाला ओलंपियाड वाला की तरफ से एक बार फिर से आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री एक सीरीज लेके आए हैं। जैसा कि हमने ओलंपियाड बेस कैंप में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की हमने बातें की थी और हमने चारों सब्जेक्ट में आपको मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इनसाइट्स दिए थे। इसी तरह से ये हम एक नई सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ओलंपियाड में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो शुरू करने वाले दोस्तों। तो आज मैं अमित सर बायोलॉजी में बॉटनी में सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। कुछ नियर अबाउट 8-10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब बच्चा पार्टी जल्दी से इस जो हमारा वीडियो है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सारे बच्चे फायदा उठा सकें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है। और फायदा उठाइए सर, ठीक है। तो मेरा दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। तो हमारा सेल बायोलॉजी और हम लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओलंपियाड जो कि अलग अलग ओलंपियाड में आपको हेल्प करने वाले हैं जनरल एकदम सेल बायोलॉजी से। तो चलिए सर करते हैं शुरू। पहला सवाल बहुत बढ़िया सवाल। ये दे रहा है कि एक सेल है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, डीएनए है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब सर माइटोकॉन्ड्रिया है तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो नहीं होगा, तो ये तो पहली कट हो गया, ठीक। देखो आप कहोगे सर इसमें तो ABCDE 5 ऑप्शन दे रखे हैं। सर ये मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं बेटा, ये सब ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऑस्ट्रेलियन ओलंपियाड, यूएसए ओलंपियाड, बायोलॉजी का इंडियन बायोलॉजी ओलंपियाड, NSCGS, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूं। बहुत मेहनत लगती है बेटा, इसलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में बांटिएगा। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता, ठीक ठीक है ना। बोल रहा है ए प्लांट बट नॉट एन एनिमल बट नॉट ए प्लांट। भाई प्लांट में क्या बुराई है? प्लांट में क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो भाई ये भी नहीं होगा, है ना। प्लांट भी हो सकता है यार, क्या दिक्कत है? उसने कहीं ये थोड़ी ना लिखा प्लास्टिड है। फिर बोल रहा है एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया भी होते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होना मुश्किल है। बचता है हमारा एक ए प्लांट और एन एनिमल। भाई प्लांट और एनिमल दोनों में ही एंजाइम भी होता है, डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। तो राइट आंसर सर आ गया है निकल के सामने। कौन सा? ई आंसर सर, ई आंसर। तो आंसर इज गोइंग टू बी ई। ओके बच्चों, देखो ये नहीं सोचना है कि सर आपने तो 5 ABCDE तो आते ही नहीं है। बहुत से बच्चों के मन में आएगा। हमारा मेन पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट समझने का है। बट अब ऑस्ट्रेलियन यूएसए ओलंपियाड जो खतरनाक ओलंपियाड होते हैं, वहां से हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं। तो ये इसलिए उसमें ई ऑप्शन दिख रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ इसी तरह का सवाल आपके ओलंपियाड में आने वाला है, तो उसमें बस 4 ऑप्शन होंगे यार, क्या हो गया। और वैसे भी जो तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं NSCGS के, शायद बी सेक्शन में, INJSO में, INBO में मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। तो यहां तुम बच्चों वाली बातें नहीं कर सकते सर कि इसमें ई ऑप्शन कैसे है। ओके, ये नीट का या फिर सिंपल जेई मेन का पेपर नहीं है। चलिए सर, द डायग्राम बिलो शो 2 सॉल्यूशन दैट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमियल मेम्ब्रेन। है ना, ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन है। सेमी परमियल मेम्ब्रेन अगर मैं आपको बता दूं तो क्या होती है, पहले मैं मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में बात कर देता हूं। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मैं आपको समझा देता हूं बेटा। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी देखो क्या होती है। सबसे पहले परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल। बेटा फ्रीली परमिएबल वो मेम्ब्रेन होगी जो सारे सॉल्यूट और सारे सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। ऑल सॉल्यूट एंड ऑल सॉल्वेंट, ऑल सॉल्यूट एंड ऑल सॉल्वेंट्स, सबको अलाउ करेगी, है ना। ऑल सॉल्यूट एंड ऑल सॉल्वेंट्स, उसको क्या कहते हैं भाई? फ्रीली परमिएबल। जैसे कि सेलुलोज की प्राइमरी सेल वॉल, ठीक। नंबर 2 हमारा आ जाता है इम्परमिएबल, मतलब किसी को भी अलाउ नहीं करेगी, इम्परमिएबल। और इम्परमिएबल क्या होता है सर? नो सॉल्यूट, नथिंग एंड नो सॉल्वेंट्स, किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। नंबर 3 आता है फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो सर देखो नाम में दिया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सर ये क्या करती है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन सेमी मतलब जैसे हाफ मान लीजिए कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, तो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को ये अलाउ करेगी, ये समझने का तरीका है, इसलिए इसको हाफ परमिएबल या सेमी परमिएबल बोल दिया है। तो बेटा ये किसी भी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है, बट सारे सॉल्वेंट्स को अलाउ करती है, ऑल सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एग की मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 4 आती है बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी आती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल से जस्ट एक लेवल ऊपर है ना, और वो ये कहती है कि इसमें सॉल्वेंट तो सारे चले जाएंगे, बट जो सॉल्यूट होंगे फ्यू सेलेक्टेड सॉल्यूट, या कह सकते हो सेलेक्टेड सॉल्यूट ही अलाउ करेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हमारे क्वेश्चन में दिया सेमी परमिएबल, तो बेटा सेमी परमिएबल दिया तो क्या करेगी? सिर्फ सॉल्वेंट का यानी कि पानी का इधर उधर आना जाना अलाउ करेगी, ठीक है। अब इन्होंने ये भर दिया है कि यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है, यहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है। सर इसका क्या मतलब है? ये एक्स नंबर ऑफ ग्लास है या बोतल है पानी की, और ये बाई नाम है इसका बोतल का, ठीक। एक्स बॉटल बाई बॉटल, ठीक, एक्स बॉटल बाई बॉटल, ठीक है सर। ये मान लीजिए ये दो बॉटल हैं, पानी की शुगर सॉल्यूशन है, सुक्रोज सॉल्यूशन मतलब चीनी, सिंपल चीनी मिलाएगी, और ये भी हमारा चीनी का सॉल्यूशन है। मैं इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाता हूं, एक सर कम रहेगी है ना, मैं इसमें 5 चम्मच चीनी मिलाता हूं, इसमें 10 चम्मच चीनी मिलाता हूं, 5 स्पून शुगर, 10 स्पून शुगर, तो सर कौन ज्यादा मीठा होगा? ऑब्वियसली बात है 10 स्पून वाला ज्यादा मीठा होगा, 5 चम्मच वाला कम मीठा होगा। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना सर। तो सर इसमें मोर, इसके अंदर क्या है सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या है? लेस सुक्रोज है एंड मोर फ्री वाटर है, मोर फ्री वाटर है, ठीक है ना। जबकि इसके अंदर मोर सुक्रोज यानी कि सॉल्यूट है और लेस फ्री वाटर के मॉलिक्यूल है। देखिए होता क्या है कि जब दोनों में, जैसे मैंने 2 बॉटल्स में 1-1 लीटर पानी लिया, सपोज दोनों में मैंने चम्मच चीनी डाली, 5 चम्मच चीनी, 10 चम्मच चीनी, तो सर आप बोलो सर वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम ही है दोनों में, बिल्कुल सेम है, बट जैसे ही हम सॉल्यूट डालते हैं वो बन जाता है सॉल्यूशन। और देखिए जब होता क्या है, जब आप सॉल्यूट डालते हैं तो बेटा सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के यानी कि वाटर के फ्री पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट को, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं, उनके पोटेंशियल को कम कर देते हैं, यानी कि फ्री वाटर के मॉलिक्यूल वहां पर कम हो जाते हैं। जितने ज्यादा हम सॉल्यूट डालते जाते हैं उतने फ्री वाटर के मॉलिक्यूल कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब बस पानी जिधर से ज्यादा होगा, अच्छा ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसने कसम खाई हुई है कि मैं तो किसी भी सॉल्यूट को इधर से उधर जाने नहीं दूंगी, सिर्फ कौन जाएगा? सिर्फ पानी ही इधर से उधर जाएगा। तो पानी जिधर ज्यादा होगा उससे जिधर कम होगा उस साइड चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है बेटा पानी जो है वो इस साइड से इस साइड जाने वाला है, एक्स टू बाई जाने वाला है। वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है? वाटर का मूवमेंट एक्स टू वाई होने वाला है, और तब तक होगा जब तक दोनों तरफ मिठास बराबर ना आ जाए, है ना, मतलब दोनों तरफ फ्री वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल ना आ जाए, यानी कि दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन, वो जो आप मोलरिटी पढ़ते हो, ग्राम पर लीटर पढ़ते हो, वो बराबर ना आ जाए, ठीक है सर, राइट। तो फिलहाल आप बोल सकते हो ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी कि हाइपोटोनिक है और ये हाइपरटोनिक है, ठीक। अब आप अब हम बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन विल मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल मूव, तो सर फ्रॉम एक्स टू वाई, एक तो ये है एक्स टू वाई, इसमें भी एक्स टू वाई है, वाई टू एक्स वाले तो ये तो दोनों ही खराब हो गए, मतलब ये सी और डी तो वैसी गलत हो गए, सी और डी तो सर वैसी गलत हो गए, वाई टू एक्स तो पानी जाना है नहीं, सीधी सी बात है, वाई से एक्स में नहीं जाएगा भाई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है यानी कि इसमें ज्यादा सुक्रोज है, पानी कम है। अब सर होगा क्या, जब एक्स से वाई जाएगा तो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज, है ना,
बिल्कुल सही बात है सर, है ना। जब पानी इधर से इधर जाएगा तो इधर जो कंसंट्रेशन है सुक्रोज का वो कम होता चला जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है या कम डिफरेंस है। जैसे देखो ये मैंने ढलान पे खड़ा किया ऐसे, अब ये और ज्यादा ग्रेडियंट आ गया, है ना, ज्यादा चढ़ाई आ गई, तो सेम ग्रेडियंट उसको कहते हैं। तो सर जब पानी इधर से इधर जाएगा तो दोनों तरफ क्या इक्वल सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक्स से वाई आ रहा है और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। इसलिए सर आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है ए। सो सर आंसर इज गोइंग टू बी ए। आंसर जो है वो क्या आने वाला है सर, ए आंसर हमारा आने वाला है। ठीक, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते बेटा ओलंपियाड में, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। ये एक डायग्राम है और ये सर अनियन लीफ का डायग्राम है जिसको कि स्टेन किया गया है, यहां पर स्टेन लगा है। ठीक, तो आपको बताना है व्हाट मॉलिक्यूल इज द स्टेन मोस्ट लाइक टू बी एडहिंग टू, है ना, कि ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, डीएनए, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, काइटिन, सेलुलोज, ये दिए हुए हैं भाई, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, है ना। आपको बस यही बताना है कि जो स्टेन है वो कहां जाके चिपका होगा। तो सोचिए सर, है ना, क्या यहां डीएनए होता है, ये क्या दिखाई दे रही है सर, ये तो हमें सेल वॉल दिखाई दे रही है। हाँ सर, लग तो हमको भी रहा है कि सेल वॉल दिखाई दे रही है, यानी कि सेल वॉल में जो है स्टेन घुस गया है, सेल वॉल में स्टेन चला गया है। तो सेल वॉल में क्या डीएनए होता है, बोलो, सेल वॉल में क्या डीएनए होता है, नहीं होता है तो डीएनए तो आंसर नहीं होगा। क्या फॉस्फोलिपिड हो सकता है क्या सर, यहां पर जो ये आप देख रहे हैं ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन में नहीं है ये, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड तो शायद नहीं होंगे, गेटिंग माय पॉइंट। या फिर आता है प्रोटीन, है ना। आप याद करो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने भी देखा था। उन्होंने कहा था मुझे तो एम्प्टी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है माइक्रोस्कोप के अंदर, भले ही मेरा माइक्रोस्कोप थोड़ा गरीब है, 1665 की बात है ना, बट सर ये एम्प्टी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। और ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है बाद में कंफर्म हुआ था कि जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में तुमने देखा रॉबर्ट हुक साहब, वो एक्चुअली क्या थी, वो तो सेल वॉल थी। तो ये सेल वॉल ही तो हैं, यहीं पर तो स्टेन लग रहा है। तो बेटा यहां पर प्रोटीन हो सकते हैं, नहीं सर काइटिन तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि काइटिन तो प्लांट में होता नहीं है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है। तो आंसर क्या आने वाला सर, आंसर आने वाला है ई। आंसर इज गोइंग टू बी ई, आंसर आने वाला है बेटा। ठीक, प्रोटीन होते हैं बट बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। सेलुलोज इज टेकिंग डार्क कलर, स्टेन ले रहा है कौन, सेलुलोज। तो बेटा इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर हो जाता है ई, सेलुलोज, क्योंकि ये क्या है, सेल वॉल है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखने में लग रहा है खतरनाक, और सर खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं उससे पहले सर एक बार फिर से लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर ओलंपियाड वाला आपकी लाइफ में लगा देगा चार चांद, एकदम बना देगा आपकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक, तो सर आपको बस क्या करना है, इसको फॉलो करना है। यहां पर बहुत ही स्पेसिफिक, सोफिस्टिकेटेड, हाई एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सबके लिए आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता है। ठीक, एकदम मतलब क्रिस्टल क्लियर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। या ये क्वेश्चन देखिए सर, ठीक, ये क्या कह रहा है, ये ईआर है, ये मॉलिक्यूल है बी, राइट, जो इस तरह से मॉलिक्यूल बनाया है, जिसके ऊपर हेड बनाया हुआ है, वो उसको नाम दिया है बी, और जो मॉलिक्यूल इस तरह से बनाया है लाइक दिस, ऐसे, उसको नाम दिया है ए, ठीक है ना। सो देयर आर टू मॉलिक्यूल ए एंड बी, राइट, और यहां से एंट्री लेते हैं। आप देख सकते हैं बी का जो हेड है वो ल्यूमन के अंदर है। यू कैन सी हियर द हेड ऑफ ल्यूमन, सॉरी हेड ऑफ बी, आई थिंक दिस कलर विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर दिस स्लाइड। ठीक, आप देख सकते हैं बी का हेड ल्यूमन में है, किसके ल्यूमन में सर, ईआर के ल्यूमन में है। और जो ए है, ए का हेड यानी कि ट्रायंगुलर हेड ल्यूमन के बाहर है। फिर सर क्या होता है कि वेसाइकल बनती है, वेसाइकल बन गई सर। वेसाइकल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वेसाइकल के अंदर
वेसाइकल के अंदर कुछ ये स्ट्रक्चर है ना सर, ध्यान से देखिएगा। हेड अंदर है, ये वाला हेड अंदर है, और सर जो ट्रायंगुलर है, जिसका हेड ट्रायंगुलर है, वो हेड बाहर की तरफ है। ठीक, ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ये कुछ किससे बनाया हुआ है, ये इस तरह से बनाया हुआ, ये सर बनाया हुआ है ऐसे, ये हमारा आ गया है निकल के। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि यहां पर ये सेम वही चीज है, ये हिंट देना चाह रहे हैं आपको कि बेटा जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल है बी, उसका हेड ल्यूमन के अंदर है, उसका हेड ल्यूमन के अंदर है, वेसाइकल में अंदर की तरफ है, और जो ट्रायंगुलर है उसका हेड बाहर की तरफ है। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल गोल्गी बॉडी में फ्यूज होती हैं, फ्यूज होने के बाद गोल्गी बॉडी इनमें मिक्सिंग करता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी का आपको काम पता ही है कि वो क्या करता है भाई। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग मटेरियल है, सॉरी पैकेजिंग फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग करता है। जितने भी आपके ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, है ना सर, ये मिक्सिंग वाले सब्सटेंस होते हैं, उनको मिलाने का काम ये करता है आपका, क्या नाम है इसका, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है ना, तो गोल्गी बॉडी के बाहर फिर सिक्रीटरी वेसाइकल बनेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमको यही बताना है कि सिक्रीटरी वेसाइकल में और मेम्ब्रेन में जब बाहर जाएगी तो वो कौन से वाला कॉम्बिनेशन रहने वाला है, कौन सा कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो बेटा देखो, इस वेसाइकल में तो यही रहने वाला है, ये वाला दिस सेम रहने वाला है इस वेसाइकल में। तो मतलब स्फीयर अंदर और ट्रायंगुलर बाहर, स्फीयर अंदर और ट्रायंगुलर बाहर, स्फीयर अंदर और ट्रायंगुलर बाहर सिर्फ वैसे तो बी में ही है, पर क्या ये हमको मेम्ब्रेन वाला भी कंफर्म करना चाहिए सर, पहली बात तो, है ना। आप देख सकते हो बी में जो है, आप देख सकते हैं स्फीयर अंदर है और ट्रायंगल बाहर है, बाकी में स्फीयर भी अंदर है, ट्रायंगल भी अंदर है, स्फीयर भी अंदर है, ट्रायंगल भी अंदर है, स्फीयर बाहर है, ट्रायंगल अंदर है, तो रिवर्स हो गया। इसमें दोनों अंदर है, ठीक, उसमें दोनों अंदर है, इसमें दोनों अंदर है, इसमें भी दोनों अंदर है, ठीक है ना, सिर्फ ये उन्होंने अपोजिट बनाया, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये बन जाएगा। बट सर इतने से ही हमको काम नहीं चलाना है, हमको सेटिस्फाई नहीं होना है, हमको मेम्ब्रेन में क्या ओरिएंटेशन आएगा उसको समझना है। तो देखिए सर, ये कैसे हम सीखेंगे, ये है सर हमारी ट्रांसपोर्टिंग वेसाइकल, ये है सिक्रीटरी वेसाइकल, इसका हमने किया कॉपी, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। सर ये क्या है, ये है हमारी गोल्गियन वेसाइकल, ये गोल्गियन वेसाइकल है। अब ये जाके फ्यूज होने वाली है सेल मेम्ब्रेन में, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो बेटा देखो, जब ये फ्यूज होगी इसके साथ जाके मेम्ब्रेन के, तो जब ये फ्यूज होंगी तो ये कुछ इस तरह से फ्यूज होंगी, है ना। ये एक्चुअली वेसाइकल है, वेसाइकल की जो मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड है, और जो हमारी बाहर मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना। ये इसमें फ्यूज होने वाली है, राइट। और जब ये इसमें फ्यूज होने वाली है तो देखिएगा सर ये किस तरह से फ्यूज होगी, क्या फिनोमिना यहां पर होने वाली है, ठीक है ना। तो देखते रहिए बच्चों, है ना, जस्ट ए सेकेंड। ये यहां के बाद ऐसे पहुंच गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो बेटा देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड bilayer with protein, this membrane वेसाइकल की मेम्ब्रेन that is also phospholipid bilayer with protein। जब बेटा ये इसमें फ्यूज होगी, जब ये इसके अंदर फ्यूज होगी, यहां से फ्यूज होगी, तो बेटा फ्यूजन वाले पॉइंट पर क्या होगा, ये आपस में मिल जाएंगी, ये आपस में ये मिल गई, ठीक है ना। जस्ट ये मैंने इनको मिला के दिखा दिया, ये मिल गई। अब मिलने के बाद इसको आप स्ट्रेच कर दीजिए, ये मेम्ब्रेन सीधी हो जाएगी, है ना। और जब ये मेम्ब्रेन सीधी होगी तो बेटा ये रहने वाला है आपका ओरिएंटेशन आपके सामने। दिस इज गोइंग टू बी द ओरिएंटेशन ऑफ योर मेम्ब्रेन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ वेसाइकल। आपने बस इसको क्या किया है, इसको स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेट कर दिया है। और जब आप इसको स्ट्रेच करके स्ट्रेट कर देते हैं तो सर अब आप खुद देख लीजिए कौन सा हिस्सा किधर जाने वाला है,
ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा स्फीयर वाला है दैट विल बी ऑन द आउटर साइड, राइट सर, एंड ये अंदर की तरफ रोटेट होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसा रहने वाला है, ऐसा रहने वाला है ये। तो फाइनल ओरिएंटेशन ये आने वाला है। सो दिस एंड दैट आप समझ सकते हैं। आप देखिए सर, करामात देखिए सर, आप जादूगरी देखिए सर, आप क्या कि जो हेड, स्फीयर हेड मेम्ब्रेन के अंदर था, ठीक है ना, वैक्यूल में अंदर था, ल्यूमन में था, बाहर तो क्या है, बाहर तो साइटोप्लाज्म है। यहां क्या है ये, यहां तो ये सारा साइटोप्लाज्म है, और ये वैक्यूल का ल्यूमन है या वेसाइकल का ल्यूमन है, वो अब कहां आ गया है, वो सेल के बाहर चला गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया है, और हेड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बचा हुआ है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की प्रोटीन ओरिएंट होती है। तो सर हमने हालांकि आंसर पहले ही बता दिया था कि बी आने वाला। देखो, स्फीयर बाहर, ट्राइंगल अंदर, स्फीयर बाहर, ट्राइंगल अंदर। सो दिस इज द फाइनल ओरिएंटेशन। फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, ए एंड बी, ये उनका ओरिएंटेशन है, राइट। मैं यहां पर भी बेटा ए एंड बी लिख देता हूं। ए हमने किसको माना है, ए माना है ड्रम स्टिक वाले को, ये ए है और ये बी है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ओरिएंटेशन। सो आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, आंसर इज गोइंग टू बी बी, आंसर इज गोइंग टू बी बी, आंसर इज गोइंग टू बी बी, है ना, आंसर इज गोइंग टू बी बी, आंसर है बी, बी आंसर होने वाला बेटा। आंसर कौन सा होने वाला है, बी आंसर, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है। ये बेटा डायग्राम बोल रहा है कि ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। सेंट्रल सिलेंडर को थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया गया, मतलब ये जाइलम और फ्लोएम दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ मेनली फ्लोएम होता है और बेटा नीचे की तरफ जाइलम होता है। मैं उल्टा लिख रहा हूं, माय मिस्टेक। ऊपर की तरफ जाइलम होता है मोस्टली, नीचे की तरफ फ्लोएम होता है। हालांकि ये बस मैंने बता दिया क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है इसलिए बता दिया, नहीं तो हम सेल बायोलॉजी पे डील कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो यहां पर कुछ टर्म दी हुई है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बाई और जेड तो हमारा हो गया, ठीक है ना भाई, ये बाई और जेड तो हमारे हो गए, ठीक है ना। वी जो है वो क्या है सर, वो है हमारी सेल वॉल। और बेटा इनफैक्ट नो 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 सर, ये कोई सेल थोड़ी ना है जो सेल वॉल होगी सर। वी क्या है हमारी, वी है हमारी क्यूटिकल, वैक्सी लेयर। वी क्या है, क्यूटिकल यानी के वैक्सी लेयर, ठीक। और डब्ल्यू क्या है सर, डब्ल्यू है मीजोफिल सेल, एक्चुअली पैलिसेड पेरेन्काइमा, मीजोफिल सेल में पैलिसेड पेरेन्काइमा। और मीजोफिल सेल में ये वाली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ठीक है ना। एंड दिस एक्स इज बंडल शीथ, है ना, वो जो जाइलम फ्लोएम है, ये जेड और वाई, उसके चारों तरफ जो ये लेयर है, दिस इज एक्स, दिस इज बंडल शीथ, दिस इज बंडल शीथ, ये बंडल शीथ है। अब इस डायग्राम को देख के हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड दिस इज द क्वेश्चन, है ना। द सेल वॉल, सेल टाइप डब्ल्यू, वेयर इज द डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है ना। ये जो सेल टाइप डब्ल्यू है, इस डब्ल्यू का इज लाइकली टू कंटेन एन अबंडेंस ऑफ विच ऑर्गेनल। तो सर सेल टाइप डब्ल्यू जो है डेट इज योर पेरेन्काइमा, राइट, और डेट इज मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, वो पैलिसेड मीजोफिल है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, और सर यहां ही फोटोसिंथेसिस होता है इनफैक्ट, अगर मैं सही बताऊं तो, है ना। तो यहां क्या होने वाला बेटा, यहां पर होने वाला है फोटोसिंथेसिस। यहां क्या होने वाला है, यहां होने वाला है फोटोसिंथेसिस, यहां फोटोसिंथेसिस होने वाला। और जब फोटोसिंथेसिस होने वाला तो कौन सा सेल ऑर्गेनल ज्यादा होगा,
ऑब्वियस सी बात है, कौन सा सेल ऑर्गेनल ज्यादा होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा। देयर विल बी मोर अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट वहां पर रहने वाले हैं, तो आंसर विल बी ए। ए इज गोइंग टू बी द आंसर। सो दिस इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के डायग्राम देके इसके आगे दे दिया जाता है कि पिछला डायग्राम पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड हो इस क्वेश्चन से, इस डायग्राम से, सो इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट एक डीएनए है, वॉच फाइंड टू बी 12%, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, बोल रहा है एडेनिन इज 12%, है ना। डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। सैंपल ऑफ डीएनए, बेटा डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो हम यहां पर भी मान लेंगे कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस डीएनए में ही इज टॉकिंग कि जो एडेनिन है, दैट एडेनिन इज 12%, एडेनिन इज 12%, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द, क्योंकि एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, एडेनिन बाइंड विथ थाइमिन, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी थाइमिन, दैट विल बी 12%। वो भी कितना होने वाला सर? 12% होने वाला है। तो ये टोटल मिलके कितने हो गए सर? ए प्लस टी कितना आ गया सर? ए प्लस टी आ गया हमारा 24%। और अगर सर a प्लस टी 24% है, तो बाय दिस कैलकुलेशन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ g प्लस सी या c प्लस जी? सर बचा हुआ g प्लस सी वो दोनों होगा, तो सर इट्स g प्लस सी शुड बी हाउ मच? 76%। ऑब्वियस सी बात है, इट इज गोइंग टू बी 76%। अब g प्लस सी 76% है, तो बेटा जब g प्लस सी 76% है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 76 में g हाफ होगा, c हाफ होगा, यानी कि दोनों इक्वल भागीदार रहेंगे। तो सर g प्लस सी में g और c का कंटेंट कितना हो जाएगा? इसको सर 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज गोइंग टू बी 38% गुआनिन एंड साइटोसिन विल ऑल्सो बी द 38% साइटोसिन। ठीक है बेटा, तो अब इनको पढ़ लेते हैं। बेटा यूरेसिल तो आएगा ही नहीं, तो कट गया। यूरेसिल तो आएगा ही नहीं, तो कट गया। ठीक है ना, कहीं लिखा थोड़ी ना है कि ये डीएनए जो है राइबोथाइमिडीन है और आरएनए राइबोसोम का है या कुछ भी नहीं। थायरोक्सिन बेस इन द सैंपल इज 12%। ठीक है ना, थायरोक्सिन एक्चुअली बेस होता नहीं है, थायरोक्सिन नहीं बेस, थायरोक्सिन तो एक हार्मोन होता है। ठीक है ना, एनीवे साइटोसिन इज 38%, या इट्स करेक्ट। साइटोसिन बेस इन द सैंपल इज 12%, नो। ठीक, तो डेट अगर वहां थाइमिडीन होता, यहां क्या होता बेटा? थाइमिडीन होता, क्योंकि ये जो टी है ये थाइमीन होता है, इट्स नॉट थायरोक्सिन। आप सोचोगे सर नहीं नहीं सर परसेंटेज तो 12 ही आ रही है ना। अबे क्या हो गया? दिस इज 12%। तो सर हमारा आंसर कौन सा आने वाला है? आंसर इज गोइंग टू बी डी आंसर। सो इट्स तरह के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं एनएसईजेएस में, आईएनबीओ में, एनएसईबी में। ओके बेटा, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। ठीक, ये देखो दिस वन। एक काम करते हैं, मैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। ठीक, बोनस क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन। सपोज करो ए डीएनए है, ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास क्या है? हमारा टोटल 200 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है सर? 200 बेस पेयर है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन इज 12%। एडेनिन कितना है? 12% है। मान लो उसने दे दिया है एडेनिन 12%। नाउ कैलकुलेट, आपको बेटा कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑल 4 बेसेज, है ना, चारों तरह के बेसेज का नंबर आपको काउंट करना है। यानी कि एडेनिन का बताइए, थाइमिन का बताइए, ग्वानिन का बताइए, साइटोसिन का बताइए, है ना बेटा। तो यहां पर 200 बेस पेयर दिए हैं और एडेनिन 12% है। तो बताओ एडेनिन कितना आएगा? जितने एडेनिन आएंगे उतने थाइमिन आएंगे, है ना सर। दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ग्वानिन और साइटोसिन बचे हुए दोनों बराबर आएंगे। तो देखो बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 200 बेस पेयर दिए गए हैं, है ना। हाँ, तो सर एडेनिन आने वाला है, एडेनिन आने वाला है बेटा, दिया क्या है? दिया है they have given 200 base pair, means to say they have given how much? 400 न्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने 400 न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं, दिस इज दे हैव गिवन। और इस 400 न्यूक्लियोटाइड में से 12% क्या है? एडेनिन है, ठीक है ना। तो सर एडेनिन कितने होने वाले हैं? एडेनिन आर गोइंग टू बी 12% ऑफ 400। यानी कि आप 200 में से नहीं निकालोगे, हाँ 200 में से नहीं लोगे, आप कितने में से लोगे? 400 में से लोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई? हाउ मच इट गोइंग टू बी? 48। तो सर 48 एडेनिन आने वाले, 12% हमारा क्या आ गया? 48 आ गया। 12% इतना ही आएगा, है ना भाई। 10% 40, निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, उसमें क्या है, ठीक। अब जब एडेनिन इतने हैं तो सर परसेंटेज भी निकालेंगे। तो सर एडेनिन इतने हैं तो थाइमिन कितने आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, थाइमिन विल ऑल्सो बी 12%, राइट। और 12% जो है वो आपका हो जाने वाला है अगेन ऑफ 448 न्यूक्लियोटाइड्स, 48 हो जाने वाले। अब बचे हमारे पास साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो बेटा ग्वानिन इज गोइंग टू बी हाउ मच परसेंटेज? तो बेटा ग्वानिन इज गोइंग टू बी 100। आप इसको इस तरह से करेंगे कि देखो, जो ग्वानिन प्लस साइटोसिन है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, इट्स, हालांकि ये बहुत इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो बेटा G प्लस सी जो हुआ, जो बचा वो क्या बचेगा? 100 माइनस A प्लस टी। तो यहां से आप समझ ही गए हैं कि कितना आने वाला है ये बेटा आने वाला 76%, 76%, राइट। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 76%। सर ये तो आपने सेम, हाँ ओके ओके, हाँ ये सेम परसेंटेज इसमें भी थी, हम वही ले लिए हैं, बस हमने क्या किया है, 4 ये 200 बेस पेयर हमने लिया है, ठीक है ना। तो ये 76% आ गया। तो अब इसमें से G कितना होने वाला है? 38%। तो सर G की वैल्यू कितनी आएगी? G की वैल्यू आएगी सर 400 का आप 38% निकाल दीजिए, है ना। सॉरी, ये 38% निकाल दीजिए 400 का। और सर सेम साइटोसिन भी कितना आएगा? 38% ऑफ क्या? 400। या एक तरीका ये होता है कि भाई 400 में से आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या आने वाला है? आप परसेंटेज निकालिए, जब तक कमेंट करके बताइए कितना परसेंटेज आने वाला है, कैलकुलेशन कीजिए, है ना। एक दूसरा तरीका क्या होता है? 400 में से 48 प्लस 48 माइनस कर दो, कितना बचेगा? सर 400 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 96, यानी कि ये बचा 304। और ये 304 किसका कंटेंट है? G प्लस सी का कंटेंट है। तो सर G प्लस सी में से G कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए। C कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए। सर शायद 151 आएगा। कितना आएगा सर? 151 आएगा, सॉरी 152 आएगा सर, 152 आएगा। कितना आएगा बेटा? 152 आने वाला है। तो क्या आने वाला है सर? 152 आने वाला है। अब क्या ये परसेंटेज से भी इतना आएगा? कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके देखते। कैलकुलेटर बाबा की, कैलकुलेटर बाबा की जय, कैलकुलेटर बाबा की जय, ठीक। तो सर 400 इंटू 0.38, यस,
एग्जैक्टली 152। क्या तुम्हारा आया था 152? मेरा वो करने से पहले है ना, आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो। तो सर इट इज गोइंग टू बी 148% ऑफ 400, कितना आने वाला है 152, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 152। ये भी कितना आ गया बेटा 152 आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी कैन डील विद इट। ठीक, चलिए सर, अब अगर मैं सेम यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में है, ठीक, और सेम क्वेश्चन है, अब मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दी गिवन डीएनए। जो ऊपर डीएनए दिया गया है उसमें आप क्या कैलकुलेट कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए जिसमें 200 बेस पेयर हैं, और ये जो गिवन डीएनए है जो बेटा 200 बेस पेयर हैं, इसमें ए एडेनिन आया है, कितना एडेनिन आया था 12%। ओके, तो थाइमिन भी आया था 12%, और सर ग्वानिन आया था 38%, और साइटोसिन भी आया था 38%। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने, तो देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं, इसके भी दो तरीके हैं। यहां पर इनफैक्ट दो ए के सामने टी डबल बॉन्ड से आता है, जी के सामने सी ट्रिपल बॉन्ड से आता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। या हम बोले तो टी ए के सामने डबल बॉन्ड से आता है और सी जी के सामने ट्रिपल बॉन्ड से आता है। ये हो गया हमारा डीएनए, राइट। अब इसमें गलती होने के चांस बच्चों से बहुत होते हैं, गलती नहीं करनी है। तो देखिए सर क्या होने वाला है, कैसे करने वाले हैं। देखो बेटा ए प्लस टी टोटल कितना है 200 बेस पेयर, ठीक। आपको याद रखना है 200 बेस पेयर का मतलब बेटा 200 न्यूक्लियोटाइड इधर हैं और 200 न्यूक्लियोटाइड इधर हैं, दैट्स व्हाई इट इज 200 बेस पेयर, ठीक है। तो बेटा देखो 12% एडेनिन के सामने 12% थाइमिन होगा, सीधी सी बात है। ए और टी का टोटल परसेंटेज कितना हो गया 24%। तो इस 200 बेस पेयर में से 24% जो है वो किससे जुड़े हुए हैं बेटा, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आउट ऑफ 200 बेस पेयर ए प्लस टी इज इक्वल टू 24%, राइट। यानी कि 200 का 24 निकालो भैया, कितना होगा 48, 48, राइट। यानी कि 48 बेस पेयर कैसे हैं, डबल बॉन्ड वाले हैं। और 48 बेस पेयर में अगर डबल बॉन्ड हैं तो सर कितने बॉन्ड्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए बेटा 48 इंटू 2 यानी कि 96। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 24% बेस पेयर में 24%, 200 बेस पेयर का कितने आ गए 48 बेस पेयर आ गए। 48 बेस पेयर 80 हैं और वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो कितने आ गए बेटा 96 हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, ठीक। सेम ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, सेम ऐसे ही हम कर लेंगे जी और सी की कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब एटी की कैलकुलेशन हो चुकी है, अब जी और सी की कैलकुलेशन देख लेते हैं। जी प्लस सी कितना है बेटा, जी प्लस सी कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, हम कई बार कर दो 76%, ठीक 76%। और 76% का मतलब क्या निकल के आने वाला है, आउट ऑफ 276 क्या निकल के आने वाला है, 200 का 76 कितना होगा यार 150, 75 दूनी 150 होते हैं, या 152 आने वाला, राइट। या और पहले हम निकाल भी चुके हैं, या 152 आने वाला। तो 152 बेस पेयर हमारे कैसे होने वाले हैं, 152 बेस पेयर कैसे होने वाले हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होने वाले हैं 152 बेस पेयर। और ये 152 बेस पेयर किस चीज से जुड़े होंगे बेटा, ये जुड़े होंगे ट्रिपल बॉन्ड से,
और जब 152 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आने वाले? तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड आप निकाल लीजिए, बस बचता ही नहीं है कुछ इस क्वेश्चन में। तो बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होने वाले बेटा? 152 इंटू 3, तो ये होने वाला है बेटा 326 355 31456। तो माय डियर फ्रेंड्स, हियर इज द टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए आपके पास। बेटा टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ दीजिए सर इनको, 6 और 6 12, 5 15, 552। सर लग रहा है गलत आप जोड़े, नहीं सही जोड़े, ठीक है ना। 6 और 6 12, 9 और 9 और 5 14, 5 1, 552 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस सैंपल में आने वाले हैं। 200 बेस पेयर के इस सैंपल में डीएनए के क्या आने वाले हैं सर? इतने बॉन्ड्स आपको मिलने वाले हैं। So this is the method how you calculate number of bonds in hydrogen in a double stranded DNA। सर लाइक ठोको सर, कमेंट करो सर, बढ़िया वाला शेयर करो सर, ठीक है। ये था आपका बोनस क्वेश्चन, राइट, ये यहां से शुरू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल में दिया है कुछ ऐसा, ये दिया है सर एक आरबीसी है, ओके, there is RBC and the concentration of iron in millimole per decimeter per cube, है ना सर। ये भी लीटर मतलब वॉल्यूम नापने का तरीका भैया, मिलीमोल कितने में दिया गया है? मिलीमोल दिए गए हैं पर डेसीमीटर क्यूब में दिए गए हैं, है ना। इसका यही मतलब होता है भाई, डेसी माइनस, है ना, इतने में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे सेंटीमीटर क्यू होता है, ये डेसीमीटर क्यू है ना। तो जो भी है ये यूनिट आप अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है सोडियम अंदर 15 है, बाहर 144 है, यानी कि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर सोडियम कम है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो बेटा पोटेशियम बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। और मैं क्लोरीन की अगर बात करूं तो बेटा क्लोरीन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो सर अब ये आयन अगर ट्रांसपोर्ट होने हैं बाहर, ये ब्लड वेजल्स हैं, है ना, ये ब्लड वेजल्स है, बीच में कुछ दिखाया हो, कोई ब्लड सेल दिखाई हुई है। तो बेटा सोडियम अगर बाहर जाएगा तो एक्टिवली जाएगा, जाहिर सी बात है। विच आयन आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, सीधी सी बात है। तो इनटू सेल पहला ए चेक कर लेते हैं, सेल के अंदर क्लोराइड आयन तो नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वो लो से हाई अगर जाता है तब एक्टिवली लगता है, लो से हाई जाए तो एक्टिवली और हाई से लो आए तो पैसिवली ऐसा लग जाता है, ठीक है ना। ये यही समझाना चाह रहे हैं। हालांकि आयंस के लिए हमेशा एनर्जी लगती ही लगती है, बट इसके हिसाब से यही आंसर बनेगा, ठीक है। तो सेल के अंदर क्लोराइड आयन तो सर लो से हाई से लो जाएगा तो नहीं लगेगी एटीपी, है ना। और पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम भी इजिली चला जाएगा भाई, पोटेशियम भी इजिली चला जाएगा। बी अंदर की तरफ कैल्शियम आयन, सॉरी ये पोटेशियम है, लो से हाई की तरफ जाएगा तो हाँ लगेगी सर, एक्टिवली लगेगा, एक्टिवली लगेगा। सोडियम को देखो आउट ऑफ द सेल, सोडियम 15 से 144 की तरफ जा रहा है, यस सर लगेगा सर, पैसे लगेंगे सर, एटीपी लगेगी सर। अब बाकी का देख लेते हैं, सी और डी। सेल के अंदर सोडियम को जाने के लिए 144 से 15 नहीं सर, गलत हो गया। अब बाकी क्लोराइड भी क्या ही देखना, आउट ऑफ द सेल बाहर जाएगा तो लग सकता है, क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहा, पर ये गलत हो चुका है। चलिए अंदर द सेल सोडियम आयन, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो नहीं लगेगा। और पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो नहीं लगेगा। तो सर फाइनल आंसर हमारा आ जाता है बी, बी हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। दिस इज द फाइनल आंसर बी। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। दिस इज ए क्वेश्चन, नंबर ऑफ बाइवेलेंट दिए हैं 8 इन प्रोफेज 1, ठीक है। तो सर और पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 2, सिंपल
है ना। तो बेटा देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जो बाइवेलेंट हैं, बाइवेलेंट क्या होता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। ये मान लो मैटरनल क्रोमोसोम और ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये दोनों पेयर के क्रोमोसोम हैं। ये पेयर्ड के क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब ये पेयर के क्रोमोसोम जो हैं ये वन बाइवेलेंट है। ये क्या है बेटा, वन बाइवेलेंट है। दिस इज वन बाइवेलेंट, ठीक है। तो वन बाइवेलेंट का मतलब क्या हुआ, टू क्रोमोसोम। अगर किसी में 4 बाइवेलेंट है तो 8 क्रोमोसोम, अगर किसी में 23 बाइवेलेंट है तो टोटल क्रोमोसोम 46। तो आप ये पाएंगे बेटा बाइवेलेंट का नंबर जो होता है, नंबर ऑफ बाइवेलेंट इज इक्वल टू n हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और टेट्राड का भी यही नंबर होता है, फाइनल गैमीट में भी n ही होता है। तो इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ n, दे हैव गिवन n इक्वल टू 8। उन्होंने n इक्वल टू 8 की वैल्यू दी हुई है। आप हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, मैं यहां पर लिखता हूं कि नंबर ऑफ bivalents in prophase 1, number of tetrads in prophase 1, ये बराबर आते हैं, है ना सर, ये जो है ना ये बराबर आते हैं। नंबर ऑफ, भाई इसी को टेट्राड कह रहे हैं इसकी 4 क्रोमेटिड है ना, इसी बाइवेलेंट को क्या कह रहे हैं आप, टेट्राड कह रहे हैं। यही बाइवेलेंट एक टेट्राड है, दिस बाइवेलेंट इज वन टेट्राड, और क्या, ठीक। और सर और सुनिए, इतना ही नहीं, और सुनिए, जब मेटाफेजिक प्लेट बनती है ना भाई, तो जो मेटाफेज में प्लेट बनती है तो मियोसिस 1 में तो 2 प्लेट बन जाती हैं, और मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में एक ही प्लेट बनती है। तो मियोसिस 2 में जो 2 प्लेट बन रही हैं तो किसी एक प्लेट में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो भी n के बराबर होंगे, है ना। नंबर ऑफ chromosomes in one metaphagic plate, in one metaphagic plate, number of chromosomes in meiosis 1 एंड meiosis 2 प्रोडक्ट, ये भी बराबर होंगे। दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर इक्वल एंड इट्स इक्वल टू हैप्लॉइड n, और इसकी वैल्यू n के बराबर आती है। सिंपल, आपको n की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो प्रोफेज 1 में 8 बाइवेलेंट दिए हैं तो n की वैल्यू दी है, और एनाफेज 2 में पूछा तो बेटा एनाफेज 2 में भी मियोसिस 2 के बाद तो सेल वैसे ही हैप्लॉइड हो चुकी है, ठीक है ना। तो n पूछा है, दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ bivalents and they have asked value of n, उन्होंने n ही पूछा है। कैसे, क्रोमोसोम नंबर इन एनाफेज 2, तो सर द आंसर विल बी सेम 8, आंसर जो है वो 8 ही आने वाला है ना। अब चूंकि एनाफेज 1 में देखो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाती है तो जो
8 क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स कितने होंगे सर? एनाफेज 2 में अगर मैं क्रोमेटिड्स पूछूं, है ना, क्रोमेटिड के नंबर एनाफेज 2 में तो बेटा दे विल बी टोटल क्रोमेटिड 16, राइट। अब चूंकि एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग भी हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट दे से दैट अब स्प्लिटिंग हो चुकी है, दे आर डॉटर क्रोमोसोम, है ना। अगर मैं यही एनाफेज 2 में बोलूं कि डॉटर क्रोमोसोम्स कितने होंगे तो आंसर विल बी 16। आंसर क्या आने वाला है सर? 16। टोटल क्रोमेटिड कितनी आई? 16। और अगर मैं पूछूं डॉटर क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग हो चुकी है, और बेटा स्प्लिटिंग होने के बाद जो क्रोमेटिड बचते हैं वही क्या है? वही डॉटर क्रोमेटिड्स ही डॉटर क्रोमोसोम्स हैं। सो आंसर विल बी 16। तब आंसर 16 आएगा, है ना। इस क्वेश्चन में 16 है ही नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। सो आंसर इज गोइंग टू बी ए आंसर होने वाला है सर, हमारा ए आंसर होने वाला है, ठीक। सो दिस इज फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमने क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया मजा आया। आई होप आपको भी मजा आया होगा। सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ बांटना है, खुशियां बांटनी है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है ना भाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, है ना। हमने न्यूमेरिकल भी किया, हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने सीखे, ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी सीखी, राइट। बायोलॉजी में हमने ट्रांसपोर्ट सीखा, हमने बाइवेलेंट सीखे, राइट सर। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ this is going to be the end. So my dear friend, thank you, bye bye, have a nice day, be happy। खुश रहना है बेटा, हमेशा खुश रहते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन बनता है, सेरोटोनिन बनता है, डोपामिन बनता है, और ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है। देन यू विल फील दैट ऑटोमेटिकली यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड द स्टडी। पढ़ाई में आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगा फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको लगेगा पढ़ाई हो रही है, अपने आप हो रही है। ओके तो चलते हैं बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, फिर मिलेंगे जल्दी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।